नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम महिला शक्ति और मैं आपके साथ हिना जोशी। दर्शकों, आज डिजिटल शिक्षा ने ज्ञान को शहरों की चारदीवारी से निकालकर हर चौखट तक पहुंचा दिया है। एक समय था जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को अपना घर छोड़कर बड़े शहरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन आज ऑनलाइन शिक्षा की बदौलत हमारे पहाड़ों के दूर दराज गांवों में बैठा विद्यार्थी भी अपने घर के आंगन से ही देश की कठिन से कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। आज की हमारी खास मेहमान पिछले कई वर्षों से सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को न केवल पढ़ा रही हैं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाकर उन्हें लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। एक ऐसी प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने शिक्षा, मार्गदर्शन और मोटिवेशन के माध्यम से हजारों युवाओं के सपनों को नई दिशा दी है। डिजिटल शिक्षा क्रांति पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऑनलाइन एजुकेटर निधि गौड़ जी। निधि जी ने अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर अपनी सेवाएं दी हैं और आज एक डिजिटल शिक्षा सारथी के रूप में युवाओं का बेहतरीन मार्गदर्शन कर रही हैं। निधि जी, आपका महिला शक्ति कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद हिना जी, धन्यवाद इतना अच्छा बोलने के लिए मेरे बारे में। थैंक यू सो मच। प्लेजर मैम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं निधि जी। निधि जी, सबसे पहले आप हमें अपने शुरुआती सफ़र के बारे में बताएं, अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हुई आपकी? मैं हिना जी बिलोंग करती हूँ यूपी मेरठ से। वहीं पे मेरी शुरुआती शिक्षा सब वहीं से हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। उसके बाद मुझे था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो मैंने अपने फादर को कहा कि मुझे तैयारी करनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते ही मैंने तैयारी शुरू की अपनी। कुछ उस समय की जो स्थितियाँ थी वो इस तरह की थी कि शायद एक जॉब सिक्योरिटी मेरे फादर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी, जो कि सही भी है। अगर मैं एज अ पेरेंट आज समझूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका करियर श्योर होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो उनको लगा MBA करो पहले, फिर तैयारी के बारे में सोचेंगे। मैंने MBA किया देहरादून से। उसी दौरान मेरी शादी तय हो गई और मेरी शादी भी 2009 में हो गई थी। तो मतलब मैंने कॉलेज किया अपना और कॉलेज के 3-4 साल बाद आई वॉज मैरिड। 2009 में शादी हुई, नया माहौल, नई जगह, तैयारी कहीं पीछे छूट गई थी। उसके बाद ख्याल आया भी तैयारी करने का, लेकिन शायद वो माहौल नहीं बन पाया मेरी तरफ से, तो वो नहीं हुआ। 2011 में मेरा बेटा हुआ, तो उसके बाद तो तैयारी बिल्कुल ही बैक सीट पर चली गई। बट कहीं ना कहीं वो कसक थी UPSC को लेकर, सिविल सर्विसेज को लेकर कि करना है करना है। धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे 2-3 एग्ज़ाम्स अटैम्प्ट किए, काफ़ी आगे तक पहुंची भी उन एग्ज़ाम्स में, लेकिन शायद वो अंतिम रेखा पार नहीं कर पाई। तो फिर वो कसक रह गई कि अब क्या किया जाए। बचपन से ही शायद पढ़ाने का और समझाने का शौक़ था, क्योंकि घर की बड़ी बेटी थी। तो बड़ी बेटी होने के नाते आप सडनली वो सेकंड मदर हो जाते हो, तो समझना, समझाना, चीज़ें करना शौक़ था कि सही गलत क्या होता है सब समझाना है। तो शिक्षक कहीं ना कहीं या एक मेंटोर या टीचर कहीं ना कहीं था अंदर। तो एक अपॉर्चुनिटी लगी कि क्यों ना मैं पढ़ाऊँ। मैं खुद नहीं कर पाई, और कई बार मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, और मैंने बहुत बार ये बात पहले भी बोली है कि कई बार एक सक्सेसफुल आदमी को आपको ये नहीं बता पाएगा कि सक्सेस कैसे मिलेगी। पर सही मायने में जो फेल हो गया ना व्यक्ति, वो बताएगा कि क्या नहीं करना है आपको, ताकि आप सक्सेस के और पास जाते हो। तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस था कि मैं फेल हो गई थी, तो मुझे पता था कि मुझे अपने बच्चों को कहाँ रोकना है, कि ये नहीं करना है। एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड कि चलिए अब पढ़ाते हैं। तो ये ऑनलाइन एजुकेटर बनने का कहाँ से दिमाग में आया? जैसे आपने बताया जी कि जब अपना सपना पूरा नहीं हुआ तो लगा अब दूसरों के सपने पूरे किए जाएं। तो ये डिसीजन आपने कब लिया? आफ्टर मैरिज? और नहीं, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज मेरा बेटा हो गया था। उसके भी 3-4 साल बाद मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था कि अब मैं पढ़ाऊँगी। और शुरुआत ऑफलाइन ही की थी, कुछ इंस्टीट्यूट के जुड़ी रही मैं, अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। इस दौरान कोविड का समय आया। ऑन एंड ऑफ अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म शुरू हो गए थे आने। कुछ प्लेटफॉर्म्स ने जन्म ले लिया था जो ऑनलाइन शिक्षा दे रहे थे। यूट्यूब हमेशा से वहाँ था, पर इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन नहीं था जी, लोगों तक पहुँच नहीं रहा था। पर ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे अनअकैडमी आया, उसके बाद 1-2 प्लेटफॉर्म्स और आए, उन्होंने वो स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे आप स्विच कर सकते थे फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। तो मैं ऑन एंड ऑफ पढ़ा रही थी, क्योंकि मुद्दा सिर्फ पढ़ाना नहीं था, मुद्दा बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना था, बहुत सारे बच्चों तक पहुँचना था।
शायद बहुत सारे बच्चों के सपने पूरे करने का था। जी। तो ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ स्विच सिर्फ इसी वजह से था कि ऑफलाइन क्लासरूम में मैं कितने बच्चे पढ़ा लूँगी देहरादून में रहकर, 50, 60, ज़्यादा से ज़्यादा 100। और जब मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगी तो शायद मैं हज़ारों बच्चों को एक साथ पढ़ा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छा, ये पारंपरिक क्लासरूम से लेकर, है ना, अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और फ्रीलांस एजुकेटर तक जी। आपका सफ़र कैसा रहा और ये अनुभव कैसा रहा, इसके बारे में हमें बताएं। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है पढ़ाकर, ऑफलाइन का अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, एक अपना ही एक चार्म है। जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हो तो आप बच्चे को ना सामने देखते हो, आपको उसकी नज़रों से, उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि क्या उसको समझ में आ रहा है जो आपने पढ़ाया हो। जी बिल्कुल। तो वो एक प्लस पॉइंट ऑफलाइन में आ जाता है। लेकिन कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी दी ऑनलाइन में शिफ्ट करने की। अनअकैडमी से कॉल आया कि आप पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि मैं उस समय यूट्यूब पर सक्रिय थी, मैं अपना यूट्यूब चैनल चला रही थी। तो जब वो कॉल आया तो मुझे लगा कि ठीक है, ये भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इनिशियली लगा कि क्या ये जस्टिफाइड है एज अ टीचर पढ़ाना ऑनलाइन, जहाँ पे मैं बच्चों को देख नहीं सकती। बट समवेयर डीप डाउन शायद मुझे वो रियलाइज़ हो गया था कि मेरे बच्चों से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ ऑनलाइन माध्यम से भी। जब बच्चा आपको कमेंट में कुछ पूछ रहा है, आपसे बात कर रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो, तो आप एक एक बच्चे का नाम मुझे याद था अपनी क्लास में। अगर मेरी क्लास में एक टाइम पे 250 बच्चा भी है तो मुझे उन बच्चों के बारे में पता है। वो दोबारा आ रहे हैं तो मुझे उनके बारे में पता है। तो वो कनेक्ट हमेशा से रहा। तो एक बहुत ही सैटिस्फाइंग अनुभव रहा मेरा ये, कि मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन आई, पढ़ा रही थी, जो करना चाह रही थी वो कर रही थी, और उन बच्चों तक रीच कर पाई, मैं उन बच्चों तक पहुंच पाई जो शहरों तक नहीं आ पा रहे, जो पहाड़ से देहरादून नहीं आ पा रहा, जो बिहार के किसी गांव से दिल्ली तक नहीं आ पा रहा, या पटना नहीं पहुंच पा रहा। ऐसे बहुत सारे बच्चे मिले मुझे। दीदी जी, इस बीच मेरे मन में एक सवाल चल रहा है। जैसे आपने बताया कि बच्चों को जब आप ऑनलाइन पढ़ाने लगी और फिजिकली जब आप पढ़ाते हैं, जब सामने रहते हैं बच्चे, तो फिजिकली आप मॉनिटर कर रहे होते तो बहुत हाव भाव समझ में आते हैं, बहुत सारी चीज़ समझ में आती है। लेकिन आज भी एक इंसान, बोलते हैं ना, हर इंसान अलग अलग है, हर किसी के भाव अलग है, हर किसी की बात रखने का तरीका अलग है। कई स्टूडेंट्स बहुत कम अपने भाव को बता पाते हैं। तो ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना कितनी बड़ी चुनौती होती है जब आप उनको ऑनलाइन शिक्षित कर रहे हैं, क्योंकि आप तो समझ रहे हैं एज ए टीचर उनके मनोभावों को, लेकिन वो 100% खुलकर सामने आए, खुद को रखें, उसके लिए आप लोग क्या खास प्रयास करते हैं? देखिए हिना जी, होता है ये, जब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं तो हज़ारों बच्चा क्लास में होता है कई बार। अब ऑनलाइन के भी ना स्टेट अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। एक हो गई यूट्यूब जो सबके लिए ओपन है जी। उस पर ज़रूरी नहीं है कि कोई जो पढ़ने वाला बच्चा है या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, वही बच्चा आएगा। वहाँ पर एक जनरल आम इंसान भी आ सकता है। उसके बाद होती हैं फ्री क्लासेस, जो कि हर इंस्टीट्यूट, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्रोवाइड करते हैं कि फ्री क्लासेस में आइए। वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, अगेन क्योंकि वो फ्री क्लासेस होती हैं। फिर तीसरा सेक्शन होता है इसका ही पेड क्लासेस, जहाँ पे सिर्फ वो बच्चा आएगा जिसको वाकई में तैयारी करनी है। ओके। तो जब आप पेड क्लासेस में पढ़ा रहे होते हैं और जब आप फ्री क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप आइडेंटिफाई करने लगते हैं बच्चों के क्वेश्चन से। एंड देन तरीके होते हैं, जब हम उनको सिर्फ क्लासेस ही नहीं ले रहे होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, बच्चा सिर्फ फोर्सफुली पढ़ रहा है, उसको कह दिया गया है कि पढ़ना है तुम्हें, और उसके जो वो रिएक्शंस दे रहा है क्लास में, उससे पता लग रहा है कि वो नहीं करना चाहता। तो ऐसे में ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनसे बात की जाती है, उनसे पूछा जाता है, और फिर उनको ये समझाया जाता है कि यूपीएससी जैसी तैयारी या किसी भी बड़ी परीक्षा, जो एग्ज़ाम, जो आपके कहते हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, वो आप किसी और के फोर्स करने से नहीं क्रैक कर सकते। जब तक आपकी खुद की मनोशक्ति ऐसी नहीं है, तब जब तक आप खुद से नहीं चाहते कि आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो समझाना बच्चों को बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल दीदी जी, कुछ बच्चे तो बहुत गंभीर रहते हैं, बहुत समझदार रहते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लड़कपन रहता है, एक उम्र का भी फर्क पड़ता ही है। आजकल जो विद्यार्थी हैं, जो खासतौर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अनुशासन, है ना। जैसे फिजिकली मॉनिटर जब आप कर रहे हैं तो आप तो बहुत चीज़ें समझ रहे हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उस दौरान बच्चे अनुशासित कैसे रहें, खुद को केंद्रित कैसे रखें, फोकस कैसे रखें, उसके लिए आप क्या खास प्रयास आप करते हैं और क्या कुछ आपके अनुभव है इसको लेकर? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत सारे बच्चों ने एक्चुअली ये क्वेश्चन भी किया, आकर पूछते थे क्लास में कि मैम फोकस नहीं हो पा रहा है, बहुत डीविएशंस हैं, घर पे रह रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। अब घर पे रहने वाला बच्चा, ठीक है, ऑनलाइन शिक्षा से एक फ़ायदा ये हुआ है कि आप अपने घर की सहूलियत में आप पढ़ रहे हैं जी। आपका बहुत सारी चीज़ें बच रही हैं, आपको अपने घर का खाना मिल रहा है, आपको घर की सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिस्ट्रैक्शंस भी हैं। घर में कोई आएगा जाएगा, ये सब भी होगा, तो बच्चे डिस्कस करते थे। तो सिर्फ एक चीज़ समझाई जाती थी, जो मैं बोलती थी अपने बच्चों को, कि
जब पढ़ने बैठते हो तो जो एक वॉल बनती है ना हमारी, जहाँ पर हम अपनी इम्पोर्टेंट नोट्स बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं। यूपीएससी कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको डेट्स बहुत याद रखनी पड़ती हैं। या मैं सपोज़ मैं पॉलिटी पढ़ाती हूँ तो संविधान के आपको आर्टिकल्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, क्या है दिया, कैसा है। तो इम्पॉर्टेंट वाले हम उनको लिखवा देते हैं कि लिख के लगा लो, नोट्स बना के रख लो। तो मैं हमेशा बच्चों को सिर्फ एक बात बोलती थी कि एक ऐसे व्यक्ति का जिसकी वजह से तुम यूपीएससी की या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, वो यूपीएससी भी हो सकता है, स्टेट सर्विस भी, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, उस व्यक्ति की पिक्चर लगा लो, फोटो लगा लो वहाँ पे। उस फोटो को जब भी देखो, जब पढ़ने बैठोगे तो फोटो पे नजर जाएगी, वो आपकी माँ भी हो सकती है, वो आपके फादर हो सकते हैं, कोई आइडल हो सकता है, Kind of self-reminder, एग्जैक्टली सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन। यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विसेज या किसी भी एग्जाम के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। आपको बाहर से हम समझा सकते हैं, जब तक अंतरात्मा से नहीं आएगा, बिल्कुल, जब तक खुद से नहीं लगेगा करना है, तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो आप क्या खास टिप्स उन बच्चों को देना चाहती हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? कुछ क्विक टिप्स आप उनको देना चाहें कि वो ताकि अपने आप को फोकस्ड रखें और कंसिस्टेंसी बनी रहे? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा हमेशा हैव अ टाइम टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करते हैं, जब भी हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, वो समंदर है ज्ञान का। वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो लूप में चलती है। आप यूट्यूब पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको इतना कुछ मिल जाएगा, फिर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो इट इज़ अ विशियस सर्कल, मतलब वो अंतहीन है। आपके पास एक टाइम टेबल और एक डिसिप्लिन अपना होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक आज कवर करना है, तो मुझे 2 रिसोर्सेज से करना है कि 3 से करना है। आपको लिमिट करना पड़ेगा। मतलब ये तो लालच है, लालच आता है कि अच्छा ये भी, जब आप पढ़ने लगते हो ना तो आपको लगता है अच्छा ये इन्फॉर्मेशन मिली है, चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं। वो टाइम टेबल, वो अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम को लेकर, जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, उस एग्ज़ाम की अंडरस्टैंडिंग, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका टाइम टेबल होना चाहिए, और उस सिलेबस को सामने रखते हुए, टाइम टेबल को सामने रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको इन डिटेल सब कुछ जानना है, हर चीज़ की गहराई में नहीं जाना। आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको, आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं उस पर, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप पीएचडी स्कॉलर नहीं हैं, आप एक विद्यार्थी हैं जो अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। उसका सिलेबस ये है, उसके लिए मुझे इतना टाइम चाहिए, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई कीजिए। जी बिल्कुल। बहरहाल पढ़ाई की बात चल रही है, ऑनलाइन एजुकेशन में किस तरह से छात्र खुद को केंद्रित रखे उस पर बात चल रही है, लेकिन उसके अलावा मैं जानना चाहूँगी एक महिला के तौर पर, एज ए मेंटोर, है ना, एज ए शिक्षण क्षेत्र में आप रही हैं और आपने एक अपनी पहचान बनाई है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा थी पर्सनली, एक एज ए लेडी, एज अ फीमेल? मुझे लगता है कि शायद चुनौतियाँ, आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको चुनौतियाँ सामने से आएंगी ही आएंगी, आप उनसे नहीं बच सकते हो। एज अ फीमेल, एज अ यूपीएससी एजुकेटर, आप बिलीव नहीं करेंगे, शुरुआती दौर ऐसा था कि जब मैं क्लास लेती थी तो मेरा कमेंट सेक्शन बहुत ही अभद्र तरह की लैंग्वेज से भरा होता था। कोई मेरी लिपस्टिक पर कमेंट कर रहा था, लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं लग रहा है मैम, चेंज कर लीजिए, मैं वहाँ पढ़ा रही हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस तरह की, मतलब इस तरह के कमेंट्स बहुत आते थे। धीरे धीरे अपने आप को उससे बाहर निकालना शुरू किया। टीम बहुत सपोर्टिव थी, टीम को कॉल करती थी मैं कि नहीं हो पा रहा है, इस तरह के कमेंट्स नहीं देखे जाएंगे, और ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, ये इसके बियॉन्ड भी जाता था बहुत बार। देखिए जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि अब कोई पढ़ा रहा है तो उसमें तो क्या ही चुनौतियाँ होंगी, लेकिन वाकई में देखा जाए तो आप बात बता रही हैं, बहुत गहरा प्रभाव भी डालती हैं। अब मेरी एक फ्रेंड है जो बायो की एजुकेटर हैं, उनसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। ठीक है, वो एक एजुकेटर हैं जो बायोलॉजी पढ़ा रही हैं, आपको समझना है चीज़ों को, लेकिन वो इस तरह के क्वेश्चन सामने से आते हैं, आप समझो, तो वो बहुत चैलेंजिंग है एज एन एजुकेटर आपको समझना, उस चीज़ को फेस करके, उसको इग्नोर करके आगे पढ़ाना, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो ऐसा कर रहा है, लेकिन साथ में हज़ारों बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो वो सारे चैलेंज आते थे। अब जो मैंने पर्सनली फील किया, आई डोंट नो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिल्कुल पर्सनल है, कोई जनरलाइजेशन नहीं है, थोड़ी सी बायसनेस है टूवर्ड्स फीमेल एजुकेटर्स, मेल एंड फीमेल एजुकेटर्स। मेरे कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि मैम ये टॉपिक अगर किसी मेल एजुकेटर ने पढ़ाया होता तो यहाँ पता नहीं कितने व्यूज़ आ चुके होते। अच्छा दीदी जी, एक सवाल मन में आ रहा है, जैसे एक तो ऑप्शन रहता है ना कि जैसे आप लोग वीडियो जब बना रहे हैं या अपलोड कर रहे हैं या लाइव जा रहे हैं तो कुछ कमेंट्स ऑफ करने का भी ऑप्शन रहता है, बट आप लोग तो ऑफ नहीं कर सकते शायद, क्योंकि बच्चों की क्वेरीज वहीं आती होंगी। मैं मतलब तो आपको फेस करना आई अंडरस्टूड कि आप शायद ये पूछेंगे मुझसे, हम नहीं कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि 1 या 2 इस तरह के व्यक्ति हैं या कुछ परसेंटेज ऑफ
ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जो जेन्युइनली क्वेरी करना चाहते हैं, जो जेन्युइनली जिनके क्वेश्चंस हैं, हम उनको नहीं इग्नोर कर सकते उन एलिमेंट्स की वजह से जो वहाँ पे परेशान करने आए हुए हैं। बट खुद का फोकस जरूर बनाए रखना बहुत कई बार ज़रूरी आपको है। स्ट्रेट फेस रखना पड़ता है पढ़ाते हुए कि ठीक है, आई हैव नॉट रेड इट, जबकि आपकी नज़र वहाँ चली गई है, बिल्कुल, आपने देख लिया है क्या लिखा गया है, पर आपको वो इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना होता है कि छोड़िए कोई बात नहीं, चुनौतियाँ हैं चुनौतियाँ हैं। है ना, और खुद को मजबूत भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। थिक स्किन, जी जी कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या बोल रहा है। जी जी। निधि जी, पहाड़ों में रह रहे युवाओं के लिए आज भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर बात करें तो वो आज भी चुनौती ही है। ऑनलाइन एजुकेशन ने उनके लिए कितने नए दरवाजे खोले हैं अवसरों की, और इस चुनौती को इससे कैसे पार पा सकते हैं वो? हिना जी, आज की डेट में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है जी, और उसमें इंटरनेट है। उसकी वजह से अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन एजुकेशन ने उस हर व्यक्ति को वो दे दिया है कि तुम्हारे पास एक फ़ोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट डेटा होना चाहिए, बस आपको पढ़ने के लिए सब अवसर हैं। रिसोर्सेज नहीं है कोई बात नहीं, बेसिक सा डेटा चाहिए आपको। नहीं तो पहले होता था, मतलब हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि बच्चा इस वजह से अपनी तैयारी नहीं कर पाता था, इस वजह से नहीं कुछ कर पाता था अपनी लाइफ में जो करना चाहता था, क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, वो वहाँ से निकल नहीं सकता, उसके शायद वो फाइनेंशियल जो सपोर्ट चाहिए, एक्सपेंसेस ना केवल पढ़ने के बल्कि वहाँ रहना भी, किसी शहर में जाके रहना खाना उसके एक्सपेंसेस भी हैं, तो वो सारे एक्सपेंसेस आपके साइड हो जाते हैं क्योंकि अपने घर की सुविधा में पढ़ रहे हो आप। तो उन बच्चों के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगी, बोन है कि आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके हाथ में कंप्यूटर, आपके हाथ में फ़ोन है, आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, पर नहीं पढ़ने वाले को आप सब सुविधाएं दे दो, वो नहीं पढ़ेगा। बिल्कुल। मैम, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कई बार बच्चे पढ़ाई करने के लिए, अगर हम दूर दराज के क्षेत्रों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, वहाँ से शहरों की तरफ मूव करते हैं, जो पलायन करते हैं, जो एक बड़ी समस्या भी है। क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन ने उनको ये अवसर दिया है कि वो अपने गांव, अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं, और इसको आप कितना लाभकारी मानती हैं? बिल्कुल 100%, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, लड़कियों के लिए स्पेशली बहुत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जब लड़की पढ़ना चाहती है, लड़का भी पढ़ना चाहता है। तो होता क्या था ना, अपने पहाड़ से तो बहुत बच्चे निकलते थे बाहर, पहले देहरादून आते थे, देहरादून से फिर दिल्ली जाते थे। बिल्कुल। अब वो जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं, जो दिल्ली में टेस्ट सीरीज़ चल रही है, वो आपके फ़ोन पर अवेलेबल है। अपने घर के कमरे में बैठकर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ पा रहे हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन ने बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म दे दिया है सबको, एक सिरे पे खड़ा कर दिया है, एक लेवल पे ला दिया है कि आप एक शहर के रईस बच्चे हैं जिसके पास सभी संसाधन हैं, या एक गांव के एक हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, क्या वो संसाधन नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं, तो अब आपकी जो अपनी क्षमता है, आपका जो अपना कैलिबर है, अब उससे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब संसाधन थोड़ा सेकेंडरी हो गए हैं जी, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। जी जी, बिल्कुल। अच्छा, जो ऑनलाइन एजुकेशन में की बात जब हम करते हैं तो ये माना जाता है कि आजकल जो बच्चों में है, छात्रों में, और गांवों के, पहाड़ों के जो बच्चे हैं, उनमें आत्मविश्वास की थोड़ी कमी क्या देखने को मिलती है, जो एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं? कमी तो नहीं मैम, देखिए ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको 12वीं तक उसने जो पढ़ा है, अब तो ऐसा भी होने लगा कि बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी करते हैं जी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो थोड़ी झिझक रहती है बच्चों में। तो झिझक को कैसे आप लोग हम बात करते हैं बच्चों से, हम बात करते हैं बच्चों से। जब बच्चा हमारे पास आता है, जब वो ज्वाइन होता है हमारे साथ, तो एक प्लेटफॉर्म ओपन किया जाता है उनके लिए। हमेशा क्लासेस सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं की जाती, कई बार कंडक्ट की जाती हैं कि आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आपकी क्या समस्याएं हैं, आप किस पर बात करना चाहते हैं। तो वो रेगुलर कॉन्वर्सेशन जो हमारी बच्चों के साथ होती है, उस कॉन्वर्सेशन में वो झिझक हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उन्हें वो आत्मविश्वास दिलाया जाता है कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्जामिनर को या जो एग्ज़ाम बना रहा है उनको नहीं पता आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जी। वो केवल और केवल आप क्या जानते हैं जी, आपकी जो नॉलेज है वो टेस्ट कर रहे हैं। आप कहाँ से आते हैं कोई नहीं देख रहा वहाँ पे। अच्छा, आपके कोई पर्सनल अनुभव ऐसे रहे हों जिसपे आपने बच्चों को देखा हो कि बच्चे डिमोटिवेट हो रहे हैं या फोकस नहीं है, हाँ। या फिर कई बार क्विट करने की सोचते हैं, है ना, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। क्या आपने कोई पर्सनली कुछ ऐसे विद्यार्थियों के साथ डील किया हो जिन पे आपने काम किया हो?
बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हिना जी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सो मेरी एक स्टूडेंट है, वो यहीं देहरादून की ही है, इंजीनियर स्टूडेंट थी और मेरे पास पढ़ने आई थी। और वो, जैसे हम सभी जानते हैं कि जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है तो जॉब्स के लिए भागते हैं बच्चे। और जब आप एक इंजीनियर बैकग्राउंड से हो, आप इंजीनियरिंग कर चुके हो, अब आप जॉब ढूंढना चाह रहे हो और आपके साथ वाले जो हैं उनकी जॉब्स लगनी शुरू हो गई हैं, तो एक प्रेशर आता है कि क्या मैं तैयारी कर रही हूँ, सही डिसीजन ले रही हूँ कि नहीं ले रही हूँ। तो मेरी स्टूडेंट ने तैयारी बीच में छोड़कर चंडीगढ़ में एक जॉब ज्वाइन कर ली और मुझे उसकी किसी दोस्त से पता लगा कि उसने तैयारी छोड़ दी है और वो जॉब के लिए चली गई है। उसने मुझे नहीं बताया। मैंने जैसे तैसे करके उसका नंबर निकाला जो उसके पास उस समय था। उसके आई थिंक मदर से मेरी बात हुई थी कि आप उसके पास जो नंबर है मुझे नंबर दीजिए। और मुझे याद है शायद मैंने 1 घंटा उस लड़की से बात की थी। उसको ये समझाया था कि तुम में, क्योंकि कई बार ना एज अ मेंटोर या एज एन एजुकेटर आप बच्चे को परख भी लेते हो कि क्षमता है कि नहीं, काबिल है भी कि नहीं बच्चा। कोई बच्चे होते हैं कि चलो ये कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। कुछ बच्चों में क्षमताएं होती हैं, बस वो थोड़ा सा पुश चाहिए कि करना है। मुझे याद, मैंने उससे बात की, वो जॉब से आई थी वापस, तो मैंने उसको कहा था कि तुम कर सकती हो, तुम एग्ज़ाम निकाल सकती हो, तुम में वो क्षमता है, मैंने देखा है तुम्हें क्लास में। अच्छी बात यह है कि उसने मेरी बात सुनी, वो वापस आई और उसने फाइनली एग्ज़ाम क्रैक किया और फिलहाल वो एक अधिकारी है। वाह जी। कैसा लगता है निधि जी जब ऐसी काफ़ी सारे आपके साथ ऐसे अनुभव रहे होंगे, कैसा लगता है कि आपने किसी की ज़िंदगी बना दी, जहाँ बच्चा एक अलग जगह पे जा रहा था, शायद वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होता अपने काम से, लेकिन आपने उस बच्चे का भविष्य बना वो दिया। टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन तो था कि चलो जॉब लग गई है। हाँ। वो 15-20 हज़ार की जॉब का सेटिस्फैक्शन था, लेकिन वो जो रिग्रेट रहता पूरे जीवन उसके, वो जो गिल्ट रह जाता, वो जो गिल्ट रहता कि शायद मुझे एक और ट्राई करना है, उसके लिए शायद मेरे पास ऐसा कोई मेंटोर नहीं था जो मुझे उस समय समझाता। तो मुझे पता है कि वही मेरा एक्सपीरियंस ये था ना कि मैंने ये नहीं किया तो मुझे आगे क्या करना है अपने बच्चों के साथ। तो मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी तुम्हें, करो। और बाकी तो देखो बच्चों की मेहनत होती है ना जी। हम सिर्फ, जैसे मैं अपने आप को कभी भी शिक्षक नहीं बोलती हूँ, मैं टीचर नहीं बोलती हूँ अपने आप को, बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है। हम उन बच्चों को तैयार करते हैं जो बच्चे ऑलरेडी पढ़कर आए हैं, वो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अब उन्हें सिर्फ एक राह दिखानी है। तो हम राह दिखाने का काम करते हैं। तो मैं अपने आप को मेंटोर, एजुकेटर, इन नामों से संबोधित करती हूँ। जी जी बिल्कुल। निधि जी, आप फ्रीलांस एजुकेटर भी हैं और आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप मोटिवेट भी करती हैं छात्रों को। अक्सर कहा जाता है कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, बल्कि वो एक मानसिक और भावनात्मक सफ़र है। उस सफ़र के लिए आप बच्चों को कैसे तैयार करती हैं और क्या क्या खास चीज़ों का ध्यान रखती हैं? हिना जी, सच बताऊं तो इस सफ़र के लिए आपको कोई भी तैयार नहीं कर सकता। हम सिर्फ आपका सहारा बन सकते हैं जब आप थोड़ा ऐसे छूट रहे हैं पीछे या आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा। तो हम जैसे जो एजुकेटर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनको उस समय पर उन बच्चे के साथ होना चाहिए जिसको लग रहा है कि मुझसे नहीं हो रहा है। यूपीएससी की तैयारी या किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो वो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये आपके अंदर से आना चाहिए। इट नीड्स सेल्फ मोटिवेशन, इट इज़ योर ओन डिसीजन। आपको कोई फोर्स करके आपको कहे कि आपको यूपीएससी क्रैक करना है, आप करो तैयारी, आप उतना दोगे ही नहीं जो यूपीएससी मांगता है। तो ऐसे में सिर्फ इतना ही हो सकता है कि बच्चों को सिर्फ ये गाइड कर लो कि अपने उद्देश्य पे फोकस रखो, बस वो देख लो तुमने क्या सोचा हुआ है, बस वही बार बार रिमाइंडर देना होता है उनको, बस कुछ मतलब तैयारी खुद की ही होती है। तैयारी खुद की ही, टीचर सिर्फ आपको, मेंटोर जो है आपको सिर्फ सपोर्ट करने सपोर्ट के कर लिए सकते होते हैं। हम एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह होते हैं उनके, कि कहीं कोई तकलीफ है। बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चे कॉल करके, सबको एक्सेस नहीं होता था कॉल करने का, मैसेजेस के थ्रू आती थी, मैसेज आते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ बच्चे ने कोई ऐसी परेशानी में है जहाँ पे आपसे रुका ही नहीं जाएगा एज अ टीचर ना, एज अ मेंटोर, कि मैं बात करती थी उनसे। कई बार ऐसी छोटी छोटी परेशानियाँ होती थी, तो वो आप उनका सुन लो जी, जो घर वाले नहीं सुन पा रहे, ना समझ पा रहे हैं, आप सुन लो, ये तकलीफ हो रही है, ये नहीं हो पा रहा है, बस ये कहना है कि कोई बात नहीं, ये निकल जाएगा जी, कर रहे हो मेहनत जी, सही डायरेक्शन पर हो जी, इतना काम करना होता है जी। बिल्कुल, बहुत खूब। निधि जी, अक्सर होता है ना, सुरक्षा और आर्थिक कारणों की वजह से भी कई बार जो परिवार वाले हैं
या गाँव की तरफ जो बच्चियाँ रहती हैं, जो पहाड़ों में हमारी बच्चियाँ रहती हैं, विद्यार्थी रहते हैं, उनको पढ़ाई के लिए शहरों में नहीं भेजा जाता। जी। बड़ा कारण है। तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन शिक्षा ने उनके लिए कितने अवसरों के नए दरवाजे खुले हैं और क्या उनके जीवन में एक नई रोशनी चमकी है? हिना जी, कितने केसेस बैक टू बैक आते हैं। अगर हम स्पेशली महिला जो छात्र हैं हमारी, उनकी बात करें तो जो छोटे शहरों से निकली हैं, कितने केसेस हैं, अनगिनत। तो एज अ पेरेंट आप घबरा जाओगे, आपको लगेगा बेटा करियर बाद में है, सेफ्टी पहले है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में वहाँ ना भेजना, बच्चों को बड़े शहर ना भेजना, उसका ऑल्टरनेट ऑनलाइन एजुकेशन है कि बेटा घर में अगर पढ़ना चाहती है लड़की, अपना करियर बनाना चाहती है उसका भविष्य में जो करना चाहती है वो करे, तो अब हर चीज़ के लिए ऑनलाइन एजुकेशन है, हर चीज़ के लिए। मतलब अब तो ऐसा है कि सरकार की तरफ से इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे आपको बेसिक अगर कुछ कोर्स करना चाह रहे हो तो इतने सारे कोर्सेज हैं, कर सकते हो ऑनलाइन। जी जी, बस करना चाहिए। बिल्कुल। समय की कमी है निधि जी, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। जैसे आजकल होता है ना कि ठीक है ऑनलाइन, तो सबसे पहला प्रश्न तो यही कि ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं, आप फ़ायदे हमें बताएं। और दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन और स्क्रीन टाइमिंग एक बड़ी चुनौती रहता है जी, उसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन के फ़ायदे तो सबसे पहले यही है कि संसाधन की कमी अब आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक फ़ोन और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको, सिर्फ आप उससे पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। बहुत सारा पैसा बचता है, आप अपने घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, तो रहने खाने का खर्चा नहीं है, आना जाना नहीं है, अपने घर के कंफर्ट में है, इमोशनल सपोर्ट के साथ हैं, अगर सपोर्टिंग फैमिली है तो नहीं तो बहुत प्रेशर भी हो जाता है कई बार, लेकिन वो आपको डील करना पड़ता है। यस, उसके अलावा अगर मैं ये बात करूँ कि इंटरनेट और स्क्रीन टाइम का जो आप बात करें, तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि वो समंदर है, इंटरनेट समंदर है बहुत बड़ा, आपको उससे वो चीज़ चुननी है जो आपके काम की है। जी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, कि अगर एक बच्चा ये डिसीजन ले रहा है कि उसको सिविल सर्विसेज या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो शायद वो उतना डिस्क्रिशन रखता है कि मुझे क्या करना है, कि मुझे क्या देखना है। अगर आपके अंदर ये काबिलियत है कि आप ये चूज़ कर सके कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो आप में वो क्षमता भी है कि आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ, उस समंदर में ना डूबें। और फिर आपके पास एक सही मेंटोर होना ज़रूरी है। हमेशा एक मेंटोर होना ज़रूरी है जो आपको सही रास्ते पे, जब आप भटकते हुए नज़र भी आए तो रोक ले, जी रुको, ये देखो यहाँ पर। दूसरा प्रश्न आपने मुझसे किया, स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करें। उसका तरीका सिर्फ यही है कि टीवी मत देखिए, बाकी और चीज़ें मत कीजिए, एक चार्ट बनाइए, टाइम टेबल बनाइए कि 2 घंटे मुझे क्लास देखनी है, उसके बाद मुझे रिविज़न करना है अपनी किताबों से। देखिए, मैं इस बात को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करती हूँ और अभी भी करूँगी कि आपकी किताबों का अल्टरनेट कुछ नहीं है जी। आपको ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन शिक्षा क्लासेस जो मिल रही हैं वो आपको सहारा दे रही हैं। अच्छा, जैसे मैंने जो प्रश्न पूछा उसमें ये भी था कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, कई बार वो भी समस्या रहती है। हाँ, तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह से आप ले सकते हैं और क्या कंटेंट्स उसमें ऐसे रहते हैं कि बच्चे रिवाइज कर पाएँ, क्या कर पाएँ? हिना जी, सारी क्लासेस ऑफलाइन अवेलेबल होती हैं। एक बार क्लास रिकॉर्ड हो जाती है, लाइव क्लास होती है। सपोज जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है, वो एक लाइव क्लास है जहाँ पर बच्चा मुझसे प्रश्न कर सकता है कमेंट सेक्शन। वो पूरी क्लास वो आपको रिकॉर्डेड भी मिलती है। हाँ, तो अगर आपकी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो आप बाद में उसको क्लास को आराम से देख सकते हो। और ना केवल वो क्लास आप देख सकते हो, बल्कि रिवीजन करने में बहुत मदद करती है आपको क्लासेस। तो वो कनेक्टिविटी वाला एक्सक्यूज नहीं लेकर चल सकते बच्चे, स्पेशली जो पढ़ना चाहते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन के फायदे काफी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, आज की बेटियां और महिलाएं जो पढ़ाई में या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए खुद को तैयार करना चाहती हैं, उनके पास संसाधनों की कमी अगर है तो वो खुद को कैसे मोटिवेट करें और उनके लिए आपका संदेश क्या रहेगा? हिना जी, मेरा संदेश सिर्फ उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं, वो ये रहेगा कि भूलो मत क्या करना चाहते हो, अपने उद्देश्य को सामने रखो, रास्ते बनते चले जाते हैं। और जब मैं बोलती हूँ रास्ते बनते चले जाते हैं, ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने बच्चे की फ़ीस चुपचाप से भर दी है कि मैम मैं फ़ीस नहीं भर पा रहा हूँ, मैं कोर्स नहीं कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर मिलेगा आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा।
बस आपको रास्ते ढूंढने हैं, उद्देश्य पर फोकस रखना है, वो फोकस नहीं छूटना चाहिए बस। बिल्कुल। तो फिर आप फोकस्ड पहुंचेंगे वहाँ। रहना है। बिल्कुल। और आप जैसे अगर मेंटोर मिल जाए लाइफ में तो कहने ही क्या। बहुत बहुत धन्यवाद निधि गौड़ जी, आपने अपने अनुभव हमसे साझा करे, ऑनलाइन एजुकेशन के आपने इतने पॉजिटिव पॉइंट्स हमें बताए, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू हिना जी मुझे बुलाने के लिए यहाँ पर, थैंक यू सो मच। प्लेजर मैम। तो दर्शकों, आज निधि गौड़ जी से बातचीत करके ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा अब किसी भी तरह की भौगोलिक सीमा की मोहताज नहीं है। तकनीक के इस युग में जब एक शिक्षिका स्क्रीन के इस पार से ज्ञान का प्रकाश फैलाती है तो वो रोशनी पहाड़ की उस आखिरी पगडंडी तक भी पहुंचती है जहां कोई युवा अपनी आंखों में एक सुनहरे भविष्य का सपना लिए बैठा है। दर्शकों, इसी के साथ महिला शक्ति के हमारे आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आज की ये चर्चा आपके लिए प्रेरणादायी रही होगी। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत और एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सकारात्मक रहें। नमस्कार।